जय गुरुदेव आलोक जी। जय गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले ही कर दूं क्योंकि मैं हाँ। इतना उत्साहित और आनंदित हूं। इस कैंपस में 3 दिन आपने मुझे बिताने का, नहीं कहूँगा कि सौभाग्य, इसको मैं हाँ। कहूँगा कि सौभाग्य का अवसर दिया। हाँ। और बहुत बहुत मतलब अब जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है क्यों जा रहा हूँ। हाँ। सब हमारे जो जी गेस्ट आते हैं, हाँ। हमारे मेन गेट तक वो गेस्ट रहते हैं, उसके बाद परिवार, उसके बाद वो होस्ट हो जाते हैं। ओह तो हम हमेशा सबको कहते हैं कि आने के पहले हाँ घर पे बोल के आइए कि हाँ वापस आने का मन नहीं किया तो पता है नहीं, ऐसे नहीं कहना। हाँ। तो लगभग ऐसा ही अनुभव, आपको पता है आप थी वहाँ, मिली थी आश्रम में। हाँ। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल यही अनुभव। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था अपने रिकॉर्डिंग में, उन सब चीज़ों में। और जब वहाँ से बुलावा आया कि भाई भाव फेस्टिवल में आपको आना है, तो मैं यही सोच रहा था। लेकिन जब वहाँ से पहुँचा तो टू बी ऑनेस्ट वहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि, और गुरुजी ने तो कहा भी था मुझे, गुरुदेव ने हाँ। वहीं मंच पे, क्यों जा रहे हो, अभी हाँ। और रुको। यही आलोक जी हम सोचते हैं या हमने समझा है कि अध्यात्म का जो एक सत्व है और एक जैसे प्यूरिटी है, एक वो एक इनोसेंस है, वो एक सुंदरता है। आई थिंक वो उससे आती है। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ आपको कि जब आप, जैसे आपने देखा था कि जब प्रभु श्री राम ने अहिल्या को पत्थर से फिर नारी में रूपांतरित कर दिया था, जी। तो उस वो कुछ कह नहीं पाई थी अहिल्या। जी। वो उनके आंसू निकलने लगे थे। जी। तो जब आप किसी को अलंकृत करते हैं, उपकृत करते हैं, तो वो स्थान भी आपको आशीष देने लगता है। हाँ। आपने मुझे बताया बार बार कि ये जगह कैसी थी, और मैंने तस्वीरों में भी देखा जी। कि बिल्कुल डेड लैंड थी, बंजर जिसको कहते हैं, यहाँ फूल नहीं खिल सकता था। जी। वहाँ आज आपने एक तरह से उपवन, जी। जो हमारी हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का एक वृक्ष है, जी। उसको आपने हरा भरा कर दिया। जी। तो आप सोचिए कि ये जगह कितनी आपने एनर्जी से भर दी। जी। तो क्या ये धरती जो बंजर पड़ी थी, जी। ये जिसको ये शाप था कि तू बांझ है, जी। उसको आपने शिशुओं से माँ कहलाने का गौरव दे दिया। तो उसकी दुआएं भी तो आप सबको लग रही हैं। वाह। तो वाह। मुझे लगता है कि ये जो प्लेस है, ये पूरी जो धरा भूमि है जहाँ आप लोग हैं, और जहाँ ये, अब तो मैं ये कहूँगा हमारी जी। श्री यूनिवर्सिटी जो है, मुझे लगता है ये उसका भी प्रभाव है जी। कि आपने इस पूरे क्षेत्र को श्राप मुक्त कर दिया वाह। अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपनी आस्था से, अपने समर्पण से। तो ये इस जगह की भी एनर्जी है वाह। कि अब ये भी आपको आशीर्वाद देने लगी, और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक पॉजिटिविटी का जो एहसास होता है कि हर तरफ हरियाली है, चिड़ियाँ चहक रही। सोचिए, मोबाइल टावर्स के रहते अब तो शहरों में चिड़ियों की आवाज़ें जी। नहीं आती। जी। जी। यहाँ सुबह उठिए 5 बजे तो, और मैंने पहली बार बहुत वर्षों बाद, आई थिंक सो 10 12 15 बरस बाद, मैंने जुगनू देखे। ओह जी, हमारे यहाँ जहाँ बहुत है जुगनू। जी। जी। तो मैं अपने, मेरे पुत्र साथ आए हैं, अंशल और पत्नी, तो मैंने उनको दिखाया, उनका देखो जुगनू है यहाँ पर। ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं हाँ जुगनू। जी। मतलब हाँ जुगनू जी। तो हम बचपन में देखते थे, मुट्ठी में भर लेते थे। जी। तो जहाँ आपको जुगनू दिखें, जहाँ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे, जी। और जहाँ प्रकृति जो है वो अपने हर रंग में खिल रही हो, जी। तो ऐसी जगह पर आप तालीम, शिक्षा और इतने बड़े संस्थान को, और वो भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जी। उस संस्कृति का निर्वहन करते हुए जी। उस संस्कृति के साथ चल रही हैं। तो ये तो मतलब हम सचमुच में ब्लेस्ड हैं कि हम यहाँ आए। ये बहुत, आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं। और जैसे मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, जब भी आपके पास थोड़ा मन हो, टाइम हो, वक्त हो, आप हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लिए कुछ लिखिए प्लीज, ज़रूर हमारे मैं बारे में। ज़रूर ज़रूर मैं ज़रूर कोई एंथम, कोई शीर्षक गीत, और कोई ऐसा जो आपकी पूरी की पूरी ये जो आप यज्ञ यहाँ पर जी। आपने रखा है, उस जी। पर उसको परिभाषित करता हुआ मैं ज़रूर। और मैं दूसरी बार शायद कैमरे के सामने हूँ। एक बार आपने मेरा वो जो सोलो
परफॉर्मेंस से वो रखा था, तब भी मैंने कहा था जी। कि आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपके समक्ष कोई देश का गीतकार, कवि या लेखक नहीं बैठा है, आपके समक्ष आपका अनुज बैठा हुआ है, ओह। जिसे आप आदेशित कर सकती हैं, फ़ोन से कान भी मरोड़ सकती हैं कि अब तुम्हें नहीं, सब वो छोड़ो, तुम्हें जरूरत ही आना नहीं है। पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल, और यहाँ के लिए श्री यूनिवर्सिटी के लिए, आपके लिए, आप सबके लिए। आपने जब इतना सुंदर अभी अपने कैंपस के बारे में कहा, मुझे अभी एक याद आ रही है। 2009 की बात है, जी जब फर्स्ट टाइम पहली बार मैं यहाँ आई थी गुरुदेव के साथ, और पूरा बंजर, आप समझिए, हाँ पूरा बंजर, 2 पेड़ थे और पूरे कांटे कूटे, कोई सांप, छोटे छोटे सांप, बिच्छू, थोड़े क्या क्या कहते हैं, ऐसे सब सब चीज़। साड़ी पहनी हुई थी, जब तक हम वॉक करके आए तो साड़ी में सारे ऐसे छेद 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 आ गए, गुरुदेव के वेष्टी में सारे छेद आ गए, थोड़ा थोड़ा खून इधर उधर, ऐसी वो जगह थी। और गुरुदेव कहते रहे, इधर इतने सुंदर पेड़ होंगे, इधर इतने पक्षी आएंगे, इधर इतनी तितलियां आएंगी, मुझे याद है। और मैं मतलब अपने रैशनल माइंड से समझ ही नहीं पाई कि ये कहाँ से ये होगा। पर यही हमारा भी ये अनुभव है आलोक जी, कि एक गुरु की, एक सतगुरु की और एक महापुरुष की का जो संकल्प होता है, उस संकल्प से, वो जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया था कि मैंने तो कर दिया है काम, आप सिर्फ बाण चलाओ। हाँ, अर्जुन को निर्णय कह दिया, निर्धारित है। हाँ, हमने काम कर दिया है, जो उनका होना है हो गया है, हाँ। आप सिर्फ निमित्त हो। तो हमें भी, सबको, हमारे टीम को आलोक जी, ऐसे बहुत फील होता है कि हम एक एक इंस्ट्रूमेंट बन के बस चल रहे हैं, काम अपने आप हो रहा है। तो इतना सुंदर वो एक कृपा का अनुभव हमें यहाँ होता है हमेशा। जो हमारे गुरुदेव हैं, और जो इस तरह की संतात्माएं होती हैं, जो बहुत डिवाइन, जो कनेक्टेड होती हैं, एक्चुअली जो कनेक्टेड होती हैं, हम लोग तो उनके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं, तो उनको, जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, इल्हाम, अच्छा, एक इंट्यूशन, जी उनको पता होता है कि इन फ्यूचर यहाँ क्या होने वाला है, जी, और यहाँ से आगे, बल्कि वो आपको देखकर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये और उनकी विशालता है कि वो, चूँकि भविष्य बताना भी एक तरह से निषेध होता है, तो वो देख लेते हैं कि इस व्यक्ति में या इस जगह में ये पोटेंशियल है, तभी तो वो सद्गुरु हैं। वो मतलब वो एक दृष्टा हैं जो भविष्य को देख के ये अनुभूत कर लेते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या नहीं हो सकता। मुझे सुबह आपने प्रीमाइसिस के विज़िट पे भेजा था, तो मुझे जो सज्जन लेकर गए थे साथी, वो बता रहे थे कि जहाँ पे गुरुदेव ने मेडिटेशन किया था जी, और वहाँ वो बैठे, और बैठने के बाद ध्यान किया उन्होंने, और फिर कहा कि यहाँ होगा, नॉर्थ में ढूंढो जगह। हाँ, वो पूरी उन्होंने कहानी मुझे बताई कि नॉर्थ में ढूंढो। फिर नॉर्थ तो बहुत बड़ा है गुरुदेव, कहाँ देखें, तो कहले अच्छा ठीक है, उड़ीसा में ढूंढो। तो उड़ीसा में खोजा गया, एम आई राइट? सो उसके बाद उड़ीसा में भी कि ये जगह मिली है गुरुदेव। फिर इस जगह वो आए, और आके उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उनका यहाँ होगा। तो जिस समय जो आप कह रही हैं, जिस समय, उस समय जो साथ में थे, आप भी थी, तो लोग बड़े हतप्रभ हुए कि ये इतनी बंजर जगह है, यहाँ कैसे हो सकता है। और अब देखिए कि मतलब ऐसा लगता है किसी उपवन में आ गए हैं, जहाँ बीच बीच में ज़रूरत जितनी है उतने कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, बाकी एक उपवन है बड़ा सुंदर सा। और आपने इसको सजाया भी बहुत अच्छा, उसके लिए आपको सचमुच में साधुवाद। हमारे पूरे टीम का ये, जैसे है ना, ये जीवन लक्ष्य है। तो वैसे जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, प्यूरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। तो वो हमारा प्रयास है सबका यहाँ पे। और ऐसे गुरुओं का, महापुरुषों का, संतों का जो समागम हुआ, महाकुंभ, उसका टाइटल सॉन्ग आपने लिखा जी, ऑफिशियल एंथम जो था। ऑफिशियल एंथम कैसे लिखा, क्या सोचा? ये जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ये मैं कल भी अपने शो में आपके समक्ष कह रहा था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले, अभी आपने भी यही बात कही कि जब आपको निमित्त बनना होता है किसी सुकर्म का,
किसी बड़े काम का, तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप सौभाग्यशाली हैं जी। कि उसने, परमात्मा ने आपको चुना उस कार्य के लिए। हम्म, और मेरे साथ तो ये पिछले 4-5-6 बरस से एक मेरे क्रिएशन में एक चेंज आया है जी। कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आलोकित भी करने लगा है और प्रेरित भी करने लगा है। तो मुझे सचमुच में, मैं जब लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं कोई ऐसा लक्ष्य लेके नहीं बैठता। हाँ, इनपुट्स लेता हूँ। जैसे आपने मुझसे कहा कि आलोक यहाँ का एक गीत लिखना है, तो अब मैं इतना कुछ संजो के जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे इतना कुछ आपने 3 दिन में सिखा दिया है, दिखा दिया है और बता दिया है कि वो मेरे बैक ऑफ माइंड में है, मेरे चेतन अचेतन में है वो। तो महाकुंभ का लिखते समय भी यही हुआ था कि जब ये कहा गया कि इसका ऑफिशियल एंथम बनना है, तो मैंने, चूंकि मैंने कुंभ बतौर पत्रकार भी अटेंड किया है 2013 का, तो देखा तो बहुत करीब से है और पढ़ाई है उस तरह की, लेकिन बस वो कुछ चीज़ें तो ऐसी समाहित हुई उस छोटे से गीत में कि वो फिर सब लोगों को अच्छा लगा। तो मैं उसको, जब कोई सफलता होती है तो मैं सोचता हूँ कि ये निमित्त था, मैं, ये तो कार्य था जो मुझे करना था, मैंने कर दिया। मैं ब्लेस्ड हूँ कि इस कार्य का निमित्त मुझे परमात्मा ने चुना। तो ये है। और फिर उसमें कैलाश खेर जी का स्वर और हमारे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं क्षितिज तारे, उनके साथ मैं बहुत सारे गीत कर चुका हूँ पहले भी। तो एक जो क्रिएटिव कंफर्ट होता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं बेसुरा हूँ बेसिकली, लेकिन मैं उनको अगर कह रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो झट से उसको बदल देते हैं, कर देते हैं। कैलाश भाई बहुत कंफर्टेबल है इन चीज़ों में। फिर जो मूल विचार था वो INB मिनिस्ट्री और दूरदर्शन का, तो जो कंचन प्रसाद, वो भी बहुत विदुषी महिला हैं, तो उनका भी कुछ फीडबैक था कि आलोक इस तरह से होना चाहिए। तो उस तरह से बस वो बनता चला गया और उसके प्रोसेस में मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ, और उसी में नहीं, कुछ भी चीज़ें जो हो सकता है आपकी फहरिस्त में आगे हों, तो मैं यही कहूँगा कि निमित्त जब आपको चुना जाता है किसी कार्य का, तो फिर वो चीज़ें आप तक प्रवाहित हो जाती हैं, आप तक पहुँचा दी जाती हैं कि भाई तुमको ये कार्य करना है, आपको यहाँ आना था, आपको इस पूरे क्षेत्र को जो है वो शिक्षा के एक बहुत बड़े संस्थान में तब्दील करना था, तो आपको ये बंजर भूमि दी गई और आपने इसमें शिक्षा के भी और भविष्य के भी फूल खिलाने आरंभ कर दिए। तो आप निमित्त हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं कि आप निमित्त बनी किसी एक पूरी की पूरी पटकथा का। जी। एक बार गुरुदेव ने बहुत मतलब अद्भुत कहा था, एंड गुरुदेव का भी ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ी चीज़ एकदम इजीली बोल देते हैं। हाँ। और एकदम से दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। वो देखिए ना, उनका जो सूत्र है जो भी आपने पढ़ा था, हाँ, वो कितना सुंदर है। जी, वो 3 पंक्तियां हैं छोटी छोटी, लेकिन पूरा दर्शन है उसके अंदर जीवन का। जी। तो एक बार ऐसे सत्संग में आपने भी देखा ना, सब सवाल पूछते हैं भक्त और गुरुदेव आंसर करते हैं रोज। तो एक सवाल कुछ अपनी सासू माँ पर हो सकता है और दूसरा शासन पे हो सकता है, मतलब इतना रेंज हो सकता है। हाँ। और गुरुदेव एक के बाद एक उत्तर देते हैं उसका। तो एक बार किसी ने पूछा था कि गुरुदेव मुझे बहुत पर्पसलेस लगता है लाइफ में, तो मैं क्या करूं? तो गुरुदेव हमेशा ये ज्ञान देते हैं कि अपना पर्पस ढूंढने से ज़्यादा अपना पर्पस क्या नहीं है ये पहले लिस्ट बनाओ, कैंसिल करते जाओ और फिर मिल जाएगा। पर उस दिन उन्होंने ये नहीं कहा। उस दिन उन्होंने कहा कि, इंग्लिश में सवाल था, तो कहा कि जस्ट रिमेंबर that you are a part of a very big cosmic design. Definitely. इतना मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे इतना ऐसे दिल में ऐसे हो रहा है, क्योंकि जब हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम यहाँ हैं क्योंकि कुछ हमारी एक जगह है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो एक कितना एक उससे बल भी मिलता है। बिल्कुल। मैं अभी आपको कविता अपनी सुना भी रहा था, उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। जो कुछ दिख रहा है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। तो हम सब पात्र हैं। सही, हम सब पात्र हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। और
एक बात जो आपने गुरुदेव के संदर्भ में कही, वो मेरा भी, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को ये तो पता हो कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करना है। उससे पहले, बहुत पहले, ये बहुत ज़रूरी है पता करना अपने आप से कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें ये नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है, और हमारे आसपास इतने लोग होते हैं देखने के लिए, सीखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी गलती से तो सीखते ही सीखते हैं, हम दूसरों की गलती से भी सीखते हैं कि इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति उसी पैशन को फॉलो कर रहा है जिस पैशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इससे ये गलती ऐसी हो गई जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा जो पूरा व्यक्तित्व है वो हिल गया है। उसका परिचय क्या, जो पूरा स्तंभ है उसके प्रकाश में अंतर आ गया। तो मैं हमेशा ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि ये तो करना है जो इसने किया। गुलजार साहब ने ऐसा क्या किया कि आज वो गुलजार हैं? क्या किया जावेद अख्तर साहब ने ऐसा फिल्मों में कि आज भी उनको एक ट्रेंड सेटर के तौर पे देखा जाता है? या क्या किया बच्चन जी ने कि जो कि आज भी हिंदी के इतने बड़े पुरोधा माने जाते हैं? क्या किया मैथिली शरण गुप्त ने, दिनकर ने क्या किया, निराला ने क्या किया, महादेवी वर्मा ने क्या किया? ये तो आपको पढ़ना ही है। पर जो पिछड़ गए, जो रह गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो अब आपको नहीं करना है कि आप कहीं पिछड़ ना जाए? तो उस पर भी दृष्टि रखना बहुत ही शालीनता से कि ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा सूत्र है कि क्या करने के साथ साथ वो भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। ये बहुत 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 पावरफुल बात आपने कही है। हम अभी श्री श्री विश्वविद्यालय में बैठे हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आपको एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। आप अभी जो आपने कहा, ये एक्चुअली एक मास्टर क्लास है जी। कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो पीढ़ी है अभी, मैं सोचती हूँ उनके भी बहुत चैलेंजेस हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं अभी स्टूडेंट होती तो कितना मुश्किल होता मेरे लिए। जब हम स्टूडेंट्स रहे बड़े अच्छे थे, हमें इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, पहले नहीं थे। हाँ, इतना मीडिया एक्सप्लोजन नहीं था, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन नहीं था। आपकी जर्नी ये रही, आप पत्रकारिता से, फिर आप अभी कवि हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, मतलब क्या नहीं है। तो एक थोड़ा सा एक एडवाइस दीजिए अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी शाखा में पढ़ रहे हो, कोई इंजीनियरिंग होगा, कोई मैनेजमेंट होगा, कोई लैंग्वेजेस होगा, कैसे वो एक तो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है वही जाके आगे काम होगा। बेशक बिल्कुल, ये आप हम दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं। इसका एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं। सही बात है। जो पढ़ा वो कुछ काम नहीं आ रहा है, नहीं, काम आता है, पर सेम टू सेम शायद फील आप ना उसमें ना हो। तो क्या आप गाइड करेंगे आज के स्टूडेंट्स को जो समझ लीजिए 19, 20, 21 साल के हैं, कैसे लाइफ को देखें अगले 5 साल, 10 साल, क्या सोचें, कैसे अपनी लाइफ को बनाएं और क्या चीज़ों से अपने को परहेज रखें, क्या चीज़ों से दूर रहें? क्या आप उनको सजेस्ट मैं इसमें इस बात को छोटी सी एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। जी। एक माँ थी, वो अपने बेटे को लेके महात्मा गांधी के पास गई जी, और उनसे कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है। अच्छा। तो बापू ने उससे कहा कि अच्छा गुड़ खाते हो, उसके दांत सब खराब हो जाएंगे मीठे से, और जी। तो कहले आप अगर इसे मना कर देंगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, ये आपको अच्छा। बहुत मानता है। हाँ। तो बापू ने कहा अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना जी। तो वो 1 हफ्ते बाद गई पुत्र को लेकर। तो बापू ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बापू। तो माँ को बड़ा अचरज हुआ। हाँ। उसने बापू से पूछा कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह देते जी। तो बापू ने कहा 1 हफ्ते पहले मैं भी गुड़ खाता था। तो वो नसीहत मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ जो खुद मैं करता हूँ। अब आपके सवाल का जवाब ऐसे कि मैंने जीवन में सबसे पहले इस बात पर फोकस किया कि मुझ में सबसे अच्छा क्या है जी। मैं दिखता अच्छा हूँ या लिखता अच्छा हूँ। मैं फिल्म में था, अच्छा। मतलब फिल्म फैसिनेशन में था, अच्छा। लिटरेचर के फैसिनेशन में था। मुझे लेखक बनना है
ये मुझे 15-17 साल की उम्र में बिल्कुल क्लियर हो गया था। अच्छा। हाँ, वो मुझे करना है। मैं दिखता भी अच्छा हूँ तो मुझे दिखाना नहीं है अपने आप। अच्छा। हाँ, मुझे लिखना है। तो मुझे लगता है इस जनरेशन को भी मैं वही कहूँगा जो मैंने खुद फॉलो किया, कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए अपने अंदर, और इसमें आप पेरेंट्स को के अनुभव को इसलिए इंक्लूड कीजिए क्योंकि उन्होंने आपसे अधिक जिंदगी देखी हुई है जी। पर जैसे मैं आपको एक वाकया बताऊं अपने बेटे का। 12th के बाद मतलब वो मेरे और उसकी लाइफ का ऐसा है कि जो मुझे हमेशा याद रहता है। तो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसका जो अध्ययनशीलता थी, स्मरण शक्ति थी, उसको लेके वो आशंकित था। पर उसको ऐसा लगता था कि मैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ जी। तो पिता पुत्र में जो संवाद होते हैं हमारे समाज में आपको पता ही है। हाँ। बच्चे माँ से अधिक संवाद करते हैं। तो और वही मैं अपने पिता से करता था जी। तो उसने 12th के बाद मुझे वो बाकायदा डिनर पे ले गया कि आज हम डिनर पे चलते हैं। अरे वाह। तो हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट पे हम गए, वो आमने सामने। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो सामने बैठा और उसने कहा देखिए मैं ना जैसे तैसे आपके कहने पे फ्लॉलेस चला आया 12th तक, और वो 12th तक बिल्कुल कहीं रुका नहीं, मतलब बढ़िया पढ़ाई की उसने। और पर अब मुझसे ना वो जो रटने वाली पढ़ाई है वो होगी नहीं जी। तो अब आप मुझे अलाउ कीजिए कि अब मैं वो पाथ चुनूं जो मेरे लिए कंफर्टेबल जी। तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद अपने सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ से यही कहा था कि भाई मैं ना ये सब नहीं होता, मेरे 3 भाई सब क्लास 1 ऑफिसर हैं तो आप सोचेंगे मैं भी क्लास 1 ऑफिसर बन जाऊंगा पढ़ लिख के। मेरा पैशन ही मैं पेशा बनाऊंगा। तो सबसे बड़ी क्लैरिटी उनके दिमाग में तो ये होनी चाहिए कि मेरे अंदर सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा क्या है। बाज मौक़ों पर ये होता है, कई बार ये होता है, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा रहता है कि साहित्य और सिनेमा हमारे रिफ्लेक्शंस ही होते हैं। 3 इडियट्स इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जी। फिल्म देखनी चाहिए वो जी। कि आपको वाकई में जो बनना है, जो आपके अंदर इनहेरेंट है, आपकी क्वालिटी है, उसको पकड़िए जी। और उस फील्ड में अगले 5 साल में मुझे कहाँ होना है, वो गोल आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे जनरेशन में आप जो कह रही हैं वो डिफोकस नहीं थे हम लोग, उसकी वजह थी क्योंकि सोर्सेस ऑफ एंगेजमेंट बहुत कम थे। सही बात। हमें अगर रामायण सुननी है तो हम रामलीला देखने जाते थे, अब तो टीवी पे आती है और सोशल मीडिया पे भी रील्स आती हैं, फोन पे आती है। तो डिस्ट्रैक्ट जो आपने कहा ना, अब क्या है, कंफ्यूजन इसलिए अधिक है जी। पहले नहीं था। पहले मेरे पास 17 साल की उम्र में ये क्लैरिटी थी कि मुझे या तो गुलजार साहब जैसा बनना है, या जावेद साहब जैसा बनना है, या शैलेंद्र जी जैसे गीत लिखने, या नीरज जी जैसे गीत लिखने हैं, या साहित्य में अपना मतलब लेखन करना है जी, जी। क्योंकि मेरे सामने ना वो ऐसा नहीं था। अब क्या हो गया है कि अब इतनी सारी चीज़ें मतलब खुल गई हैं सामने कि हर 15 महीने बाद उसी बच्चे का, जो बच्चा कल इंजीनियर बनना चाहता था, वो सोचता है यार इसमें तो एरोनॉटिक्स तो बहुत अच्छा है स्कोप जी। तो वो 1.5 महीने बाद वो हो जाता है, ये नहीं। तो मुझे लगता है वो इंजीनियरिंग जो है ना, उसको अपने अंदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें तो आपके सामने बिखरी हुई हैं, वो तो आपको मुतासिर करेंगी, प्रभावित करेंगी, इम्प्रेस करेंगी, खींचेंगी भी अपनी तरफ। पर ये आपका वो है, जैसे किसी चीज़ को लेके मुझे अगर नहीं करना है, मुझे मेरे बहुत सारे सर्कल में विद ड्यू रिस्पेक्ट हार्ड ड्रिंक लेते हैं लोग, मुझे नहीं लेनी है जी। ये मेरा है फैसला। आपको मुझे अपने साथ बिठाना है, मत बिठाइए जी। तो ये मेरा फैसला है। तो कुछ फैसले आपको अपने अंदर लेने पड़ेंगे पहले, और फोकस होना पड़ेगा कि क्या अगर मैं वैदिक शास्त्र पढ़ रहा हूँ, क्या अगर मैं श्री में योगा पढ़ रहा हूँ, तो मैं योगा में कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं टीचिंग में उसमें कहाँ तक जा। ये नहीं कि कल को कोई आ रहा है योगा में क्या रखा है यार, कहाँ जमाना पहुंच रहा, क्या योगा होगा करा रहा है, तो बदल लो, क्यों बदल, पता चला आपने बदल दिया। अब आप जाके पूछिए, आप ही की श्री के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई अरिजीत सिंह को टीच कर रहा है जी, उसका पर्सनल योगा टीचर बना हुआ है हाँ, कोई दुबई में और कोई अमेरिका में और लंदन में लाखों में कमा रहे हैं। तो उन तक पहुंचो ना, अगर तुम्हें योगा टीचर बनना है
तुम उस व्यक्ति तक क्यों पहुंच गए जो योगा योगा करता ही नहीं, सही बात, वो जानता ही सही नहीं है, बात। तो वो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो चीजें तो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगी। वेरी ब्यूटीफुल। है ना? आप जैसे कह रहे हैं ना, 10 जगह मत खुदाई करो, एक जगह खोदो तो नीचे जाओगे पानी मिलेगा। 100 फीट पे नहीं मिलेगा, 300 पे मिल जाएगा। बहुत किसी ने कह सुंदर। दिया 50 फीट पे पानी है, तुम दौड़ गए, ये अब तुमने 100 ये फीट का छोड़ के गड्ढा उधर- छोड़ दिया और जिसपे उधर हो भाग सकता है गए। 120 पे पानी होता। बहुत सुंदर, है ना? बहुत सुंदर। ये तो- बहुत ज़रूरी है। और एक और इससे रिलेटेड सवाल, आपकी इतनी ब्रिलियंट करियर में, जैसे आपने कल कहा, ब्रिलियंस तो हमें ऊपर से दिखता है, जो आपकी तपस्या है उसके पीछे कितनी आपके ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे, कितने चैलेंजेस रहे होंगे, ये कैसे हैंडल किया और इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, तो उससे आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि क्यों मैं ये पूछ रही हूँ, आजकल मतलब अगर वो डिलीवरी 10 मिनट में जो आनी है उसको 20 मिनट लग गए तो उथल पुथल होते हैं। हाँ, तो कैसे हम जीवन के बड़े बड़े कठिनाइयों को हम कैसे सामना करेंगे अगर हम इतने शैलो हो गए अपने फॉरबेरेंस में या अपने टॉलरेंस में, अपने रेजिलियंस में? तो आपने कैसे ये किया और इससे आप क्या एडवाइस देंगे? मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैंने जो जिन लोगों के साथ भी काम किया ना, सोहबत मुझे बड़ी वैसी मिली। और जितने भी लोग मैंने देखे वो मैंने स्क्रैच से शुरू करते हुए देखे। मतलब मैं देखता था कि मैं जगजीत जी को लेके बहुत फैसिनेटेड हूँ, है ना। फिर मैं देखता था कि बेचारे जब वो आए थे, बेचारे ही बोलूँगा, 1960s में जी तो ये छोटे छोटे जो क्लब्स होते हैं, पब्स होते हैं, उसमें वो गाते थे। जी जी हाँ? जी गुलजार साहब मोटर मैकेनिक थे। जी जी जावेद साहब बिल्कुल जनरल कंपार्टमेंट में बैठ कर आए थे। जी हमारे सामने स्टोरीज हैं और ट्रू हैं, सत्य हैं, सत्य घटनाएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एक फिल्मी गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी 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 तो आज जो लोग शिखर पर हैं, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछते वक्त बोला कि वो तो दिखता है, तो क्या है कि जिंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो आज स्टार हैं, तो आप उनकी आज की इमेज को मत देखिए, है ना। डॉक्टर बशीर वद का बहुत अच्छा शेर है इस पर कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये जो सारे आप फ्लावर देख रहे हैं आसपास, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं मैं कितने माइल्स चला, बस मेरी मंजिल पे नजर है। तो वो एक तो ये कि अर्जुन की आंख, वो अर्जुन को जो मछली की आंख दिखती थी वो, और दूसरा जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका अपना भी कोई आइकन होगा जी, आपका अपना भी कोई इंस्पिरेशन होगा। रातों रात उठ के तो आपने किताब खोला और सोचा कि नहीं बस मैं तो डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो रही होगी, हो सकता है घर में फादर हो जी जी। तो मुझे लगता है कि अपनी इंस्पिरेशन का जो डोर है उसको ऊपर से नहीं थामना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए कि इसकी तैयारी कैसी थी। अगर मुझे कल को जावेद साहब के गुरुकुल में जाना है, अगर मुझको कल को एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को देखना है कि मैं फिल्म का भी कहलाऊं और इल्म का भी कहलाऊं, मुझे मेरी किताबें भी आए और मेरे गीत भी आए, तो मुझे एक ऐसे शख्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जिसने बहुत स्ट्रगल के बाद वो मकाम हासिल किया है जी। और मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए उसके उस स्ट्रगल को भी याद रखना पड़ेगा जो उसने किया है जी। तब मेरे अंदर हिम्मत आएगी और फिर अपने आप पर कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे तो यही करना है, मैं यही करूँगा, मुझे ये सबसे अच्छा आता है, मैं ये सबसे अच्छा कर सकता हूँ। इतना सुंदर कहा आपने। मेरा भी ये ऐसा सिमिलर विचार है आलोक जी कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा रोल मॉडल होना। हाँ, एक अच्छा रोल मॉडल। गुरुदेव हमेशा कहते हैं जैसे मदरहुड फादरहुड वैसे गुरुहुड। और गुरुदेव हमेशा ये बहुत, मैंने युवकों को भी उनको कहते हुए देखा है कि तुम किसी के गुरु बनो,
अभी अगर मुझे किसी का गुरु बनना है तो मुझे भी कुछ बनना पड़ेगा ना, कि कोई और मेरी बात सुने। गुरु मतलब नॉट लाइक अ गुरु बट लाइक अ टीचर, मेंटर, ऐसे। तो मेरा भी ये मानना है कि एक तो एक अच्छा रोल मॉडल अपने लिए रखो, ताकि एक एंकर बने, एक नॉर्थ स्टार, जैसा हम कहते हैं ना, नॉर्थ स्टार विजन, अपनी एक नॉर्थ स्टार पॉइंट हो। और ये गुरुदेव का मुझे बड़ा मतलब मजेदार लगता है कि तुम खुद किसी के बनो। हाँ, तुम exactly. खुद किसी के मेंटर, वो अपने आप हो जाएगा जी। जब आप, असली में दिक्कत यहाँ आती है, मैं आपसे जिक्र करूं कि हम वैसा बनना तो चाहते हैं, हम वैसी मेहनत नहीं करना चाहते, जी, सही बात। हम वैसे फोकस नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ज़िंदगी में, स्ट्रगल के दिनों में, वो ये आती है कि हम किसी पर्सनालिटी से फैसिनेटेड तो हो जाते हैं, हम चाहते हैं हम ऐसे बन जाएं, पर हम वैसी मेहनत, वैसा फोकस, वैसा एक डिवोशन नहीं लाते अपने अंदर। आप क्या कहते हैं आलोक जी, आपके इस सफ़र के सफलता का, अगर आप 2-3 रीजंस क्या सोचेंगे? पहला रीज़न तो मैं आपसे जाहिर कर चुका हूँ कि बहुत बचपन में ये क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना है, और नंबर वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इसलिए मुझे गुरुदेव का वो कोटेशन बहुत अच्छा लगा। जी। दूसरा, एक शुद्धता होनी चाहिए आपके मन में। मतलब आप बस वो गुरुजी का जो शायद मैंने आपसे मांगा भी था कि मुझे प्लीज़ ये दीजिए, और वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी उसके आसपास घूम रही थी कि एक क्लैरिटी थी माइंड में, एक प्योरिटी थी कि नहीं, कुछ भी गलत करके नहीं करना है, जो करना है वो ईमानदारी से करना है। हाँ, हो सकता है आप मुझे मीडियोकर मान लें। देखिए, लेखन जो है वो बहुत ही परतों वाला काम है। Correct. जो हम लिख रहे हैं, हमसे बेहतर कोई और लिख रहा है जी, उससे बेहतर कोई और लिख रहा है जी, उससे बेहतर कोई और भी लिख चुका है जी। आप अगर ये डिप्रेशन पाल लेंगे तो कि यार मैं तो रजिता जी जैसी इंग्लिश की बुक नहीं लिख पाया, है ना, इतनी अच्छी किताब लिख दी उन्होंने, तो मैं आमीन नहीं लिख सकता। You can't move on. हाँ, मैं आसान नहीं लिख सकता, मैं आफरीन नहीं लिख सकता, है ना। मेरा अपना जॉनर है, आपका अपना जॉनर। मैं आपसे इम्प्रेस हो सकता हूं, पर आपसे डिप्रेस नहीं हो सकता। How beautiful. वाह, वाह। तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा कि रजिता जी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूं, आपने इतनी अच्छी वो की है, किताब लिखी, आपने जीवन दर्शन को इतने अच्छे से समझा, इतने कम वक्त में, कोविड के बाद आपने 3 महीने में अपनी किताब को कंप्लीट कर दिया, अपने फादर को डेडिकेट, ये सब इम्प्रेस होने की थी। पर मैं आपसे डिप्रेस नहीं होगा कि रजिता जी ने तो 3 महीने में लिख दी, मैं तो 3 साल हो गया। बहुत पावरफुल कह रहे हैं, क्योंकि आजकल के जनरेशन में मैं अनफॉर्चुनेटली देख रही हूँ ये दूसरी बात हो रही है कि मेरी लाइफ उसके जैसे क्यों नहीं, इसके जैसे क्यों नहीं। तो एक क्लैरिटी आपने कहा, मेरी कमीज उसकी कमीज, दूसरी प्योरिटी, और क्या कहेंगे? दूसरा, मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर आप पूरी तरह से स्टडी करें, फोकस्ड रहें। अगर आप, मैं अपने ही फील्ड का एग्जांपल दूं तो अगर मुझे कोई सॉन्ग लिखना है, लाइक श्री श्री विश्वविद्यालय के लिए लिखना है, तो मैं पूरी तरह से फोकस्ड होकर ये देखूंगा कि इनकी और जो आप कह रही हैं वो नहीं, जो उसके अलावा क्या है। हो सकता है आप भावावेश में कुछ चीज़ें भूल रही हो, गो डीपर, गो डीपर। हाँ, जो बिल्कुल डीप, जो आपकी, हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ मिस कर रही हो और वो आप इमोशनलिटी में मिस कर रही हो, अपनी भावनात्मकता में मिस कर, तो मैं उस पर भी देखूंगा कि ये चीज़ इनकी खूबी इनको पता ही नहीं है। क्योंकि लेखक का जो काम है वो यही है कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है तुमको पता नहीं है जी। तभी तो वो अपने महबूब को चांद कहता रहता है। तो लेखक का काम तो ये भी है ना कि वो आपको बताए कि आपके अंदर ये खूबसूरती है जो आपको पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक जो लक्ष्य है वो होना चाहिए। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये आई थिंक ये ऐसे जैसे कुंजी बना दी आपने, हाँ, ये जनरेशन के लिए। आलोक जी, आपने इतने दिग्गज लोगों के साथ, आई मीन आप खुद दिग्गज है और इतने दिग्गज लोगों के साथ आपका सहवास रहा है, संगत रही है, काम किया है, उसके बारे में बताइए कुछ। सीखा बहुत मैंने जी, और हमेशा जिनके भी साथ रहा ये कोशिश की, बहुत ही कहना चाहिए कि थोड़ी सी कुटिलता के साथ, हाँ, कि इनके सामने बोला ना जाए, इन्हें सुना जाए। तो और हमारे यहाँ तो आपने पता है, अपने हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है,
हमारे यहाँ श्रवण की परंपरा रही है। जी हम कहाँ गांव में रामायण पढ़ते थे, जी रामलीला देखते थे और समझ जाते थे। जी रामायण सुनते थे हमने सारे मीरा के, कबीर के भजन कैसे याद किए, किताबों से थोड़े किए, सुन सुन के ही तो किए ना। तो श्रवण जो है वो मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल मीडियम है सीखने के लिए। जी और अगर आप किसी एक लेजेंड के साथ रह रहे हैं या वो आपको अपने साथ रखने का मौका दे रहा है कि तुम रहो मेरे पास, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में आप एक किसी यूनिवर्सिटी की क्लास को अटेंड कर रहा है, बहुत किसी सुंदर। बहुत बड़े इदारे में है, जी। किसी बहुत बड़े संस्थान में है, जिसमें तो मैंने फॉर्चुनेटली ये रहा, ये मेरा प्रारब्ध कहिए कि मैंने जब ये फील्ड चुना तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली युवाओं में हूँ जिनको पढ़ पढ़ के जो बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर उन्हीं के साथ पढ़ा। वाह वाह वाह। मतलब जिन नीरज जी को या जिन निदा फाजली साहब को या गुलजार साहब को, जावेद साहब, इन लोगों को हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए जी। और फिर जब मंच पे पढ़ने का मौका मिला तो देखा कि पीछे यही बैठे हुए हैं। वाह तो वाह वाह। तो एक चीज़ ये रही कि मैंने इन लोगों से बहुत सीखा और अपने व्यक्तित्व में भी ये करने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज़ है जो इनको अलग बनाती है, वो क्या है जो इनसे सीखा जा सकता है, वो क्या है जो इनसे सुना जा सकता है। तो जब भी आप किसी अपने बड़े के साथ रहें, जिसे भी आप एडमायर करते हैं, आइडियल मानते हैं या बनाते हैं, उससे सुनिए बहुत। पता नहीं कब क्या बोल दे वो, क्या आपके जीवन में। अब ये गुरुदेव का यही वाक्य, हाँ जी। ये जब से आपने मुझे सुनाया एको हो रहा है इसका मेरे अंदर कि देखो कितना पावरफुल थॉट है और 3 पंक्तियों में सारी कहानी है ज़िंदगी की। ये कर लो, पकड़ लो इसको। तो ये जो एक सीखने की ललक है वो मैंने कभी, मतलब मैं अपने बेटे से भी अपना ट्वीट लिखवा लेता हूँ, मेरी अंग्रेजी वीक है तो भाई देख लो यार, मुझे उसमें ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि यार तुमको मैंने जन्म दिया यार, तुम मुझे सिखाओगे। वहाँ जहाँ वो बैरियर आपने अंदर लिया आपने कि भाई ठीक है मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरी माँ जो थी वो प्रशासनिक सेवा में थी, तो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस होते थे, बल्कि सब डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस होते थे, वहाँ उनकी ज्वाइनिंग होती थी और मैं घर में सबसे छोटा था तो मैं उनके साथ जाता था। अब कहाँ साहब एसडीएम साहब का बच्चा है तो पता चला टीचर घर पढ़ाने आ गया। जी। तो वो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो पूरी हिंदी मीडियम की थी, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता कि मैं हिंदी का पोएट हूँ, बहुत गर्व से कहता हूँ। और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता तो मैं सुनता रहता हूँ कि हाँ ठीक है आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, जब वो बोल के शांत हो गए, अच्छा ये आप फिर से ज़रा हिंदी में बोल देंगे। तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और इनफैक्ट मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं घर पर पूछता हूँ या किसी फ्रेंड को लगा, देखो यार मैंने ये बड़ा लंबा सा ज़रूरी था ट्वीट हिंदी में इंग्लिश में लिखना था, ज़रा देख लो मेरी ग्रामर तो पैदल है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं आने बहुत देना चाहिए। हम्बल आप ये तो मतलब आपका बड़कपन है, आप ऐसा कह नहीं, रहे लेकिन हैं। ये ट्रीटमेंट भी है जी। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स पाल लूंगा। देखिए अगर कोई जर्मन आपसे आके बात करेगा तो आप थोड़ी देर, हो सकता है आपको जर्मनी आती हो, आप बात कर सकती होंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो आप अंग्रेजी में कन्वर्ट बदल जाएंगे ना। तो उसको आप हिंदुस्तानी हैं, लेखिका हैं, आप इतने बड़े संस्थान को संभाल रही हैं, 2-3 भाषाओं की पारंगत हैं आप, मराठी उससे आती है, हमारा बहुत समृद्ध उसका इतिहास है भाषाई, तो वो आती है आपको, हिंदी आती है आपको, इंग्लिश आती है आपको, सब नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। तो मुझे भी सब नहीं आ सकता, मुझे जो आना है वो मुझे मेरे परमात्मा ने दे दिया, मैं उसका भरपूर दोहन करता हूँ। वाह, ठीक है। नहीं आपने बहुत सुंदर बात कही कि सबको आप सुनते हैं, ज़्यादा देखते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये जो इतने बड़े कलाकार, बड़े जो हमारे सारे, मतलब हम भी सब उनको देख के ही हमारा मनोरंजन हो, जो भी हो, इतना हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। गुलजार साहब की कहानियाँ, उनके गीत सब। तो एक अगर आप 5-6 लोगों के बारे में कहें कि क्या इन सब से आपने क्या क्या एक सीखा? देखिए मैं एक शख्स का जिक्र ज़रूर करूँगा, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चेंज लाया था। 1997 में मेरी माँ एक्सपायर हुई थी। अच्छा। वो उनसे मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट था और उस वक्त मैं बॉम्बे में रहता था। तो एक मराठी के बहुत सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं, कवि हैं, मिलिंद जोशी।
वो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह जी, भी मिला, जी, बहुत जी, किताबें लिखते हैं, जी, कवि जी। हैं, पेंटर बहुत अच्छे हैं। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था उस वक्त, ओह! क्योंकि माँ से बहुत कनेक्ट था। फिर मेरी जो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्हीं पर थी जी, जी, तो जी, बॉम्बे में स्ट्रगल का जितना वो था जी। वो सब वो करती थी। तो मुझे लगने लगा था कि पिता थे नहीं, माँ चली गई, अब जॉइंट फैमिली है तो अब ये बुला लेंगे, और वही हुआ भी था। जी, तो मैं अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स, तो मैंने करीब 2-3 साल कुछ नहीं लिखा, जी। एकदम मतलब ब्लॉकेज कह लीजिए या डेड कह लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा। तो मिलिंद जी ने मुझे ना एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, और उन्होंने कहा कि जब क्रिएट ना हुआ करे हुँ, हुँ। तो रिक्रिएट किया करो। अरे वाह! और रिक्रिएट कैसे किया करो कि तुमने कुछ तो क्रिएट कर रखा है ना, हाँ, उसे करेक्ट करो, उसे आज के परसेप्शन पर लाओ, उसे आज की सोच पर लाओ। तो मैं उस वाक्य को, ये बात समझिए कि इस बात को करीब 20 से ज़्यादा साल हो गए, जी, 25-26 साल हो गए। जी, जी, मैं उस बात को भूलता नहीं, और आज भी ये करता हूँ जी। कि मैं अपनी कई पुरानी गज़लें, कई पुरानी पोएम्स, कई पुराने सॉन्ग्स को फिर से देखता हूँ एक बार कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, मैं बदल देता हूँ उसको, वाह! कोई चीज़ बदल देता हूँ। हुँ, तो मतलब मैं अपने ऊपर एक कोई ब्लॉकेज नहीं आने देता। ये मैंने एक अपने दोस्त जैसे जो हैं साथी से हुँ, सीखा था। बड़े लोगों के साथ रहते हुए आपको ये समझ में आता है कि इनकी यात्रा जो है, हुँ, वो इन्होंने, इनके अंदर क्या एक चीज़ नई है जो आप इनके जैसे जैसे डिसिप्लिन, हुँ, हुँ। कि ये चीज़ करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई गीत लिखना था, अभी मैं आपके सामने ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ पहली बार, हुँ, कि जब महाकुंभ जिससे आपने साक्षात्कार की शुरुआत की, उस गीत का जब वो सफल हुआ, लोकप्रिय हुआ, तो अब सिंहस्थ होने वाला है हमारे जी, मध्य प्रदेश में। जी, उसका ऑफिशियल सॉन्ग भी मैं ही लिख रहा हूँ, जी, जी। बना रहा हूँ। अब वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो मैं पिछले दिनों, हमारे एक मित्र हैं मेवाड़ के महाराजा जो हैं लक्षराज सिंह, उनके पिताश्री का जी, देहावसान हो जी। गया, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो मैं फ्यूनल के बाद दूसरे दिन सुबह वहाँ झील के आसपास टहल रहा था। धीरे 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 करके पूरा गीत हो गया। हुँ, तो मुझे जावेद साहब की एक बात याद आई कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हुँ, अब ये गीत उनको लिखने के लिए मिला था, हुँ। और वो भूल गए कि ये गीत लिखना है। जी। तो जब मीटिंग कॉल हुई कि जावेद साहब वो उस सॉन्ग की मीटिंग है, आपने कुछ, तो वो पूरा गीत उन्होंने कार में जाते, मतलब ओह! मीटिंग में जाते हुए लिखा था। तो लगता ये है कि जब आप अपने हुनर को साध लेते हैं, हुँ, परमात्मा पर आप उसकी उसकी जो गिफ्ट्स हैं उस पर यकीन रखते हैं, तो वो कभी भी कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं जाती है। हुँ, कहीं न कहीं कोई न कोई शख्सियत आपको, जो बड़ी शख्सियत होती है, बच्चन सर के साथ हुँ। आप देखिए कि हम लोग सब अपने सार्वजनिक जीवन में सुनते हैं, जी। मैंने देखा भी है कि कोई जूनियर आर्टिस्ट आधा घंटा 1 घंटा लेट हो सकता है, हुँ, लेकिन आप मिस्टर बच्चन के बारे में, उनके 50 प्लस करियर में कभी नहीं सुना होगा आपने कि वो सेट पर लेट आए हों। जी। आधा, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि अ, उनकी जो बस है हाँ, जिसमें वो ट्रैवल करते हैं या गाड़ी है, वो अगर मान लीजिए उन्हें पता है कि लोकेशन लेट है या लोकेशन पे पहुंचने में ट्रैफिक है, तो वो पहुंच के कहीं स्टे कर लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं पास, और टाइम पे पहुंच जाते हैं। ओह! तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये जितनी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, इनके, अगर आप इनके पासांग भी नहीं हैं, इनके आसपास नहीं भी हैं, तो हुँ। इनकी तो इतनी कहानियाँ हैं जिनको सुनकर, पढ़कर आप बहुत कुछ अपने आप अंदर बदलाव ला सकते हैं। ऐसी कोई कहानियाँ बताइए? ऐसी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जो मिस्टर बच्चन के साथ हुई थी। हुँ, और बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अंततोगत्वा बड़ा ही होता है। हुँ, छोटी सी कहानी मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। हम लोग दूरदर्शन का 60वां साल मनाने के लिए हुँ, तैयारी कर रहे थे। तो मुझे मिनिस्ट्री से कॉल हुई कि एक पोयम लिखनी है जो दूरदर्शन के पूरे 60 साल के सफ़र को वो प्रेजेंट करें। जी। तो मैंने पोयम लिखी, और वो पोयम अनायास ही ध्वनित होने लगी कि अगर इसको बच्चन साहब पढ़ लें हाँ, तो ये कहीं पहुंचेगी। हुँ, मैंने वो, उस समय प्रकाश जावड़ेकर होते थे हुँ, मिनिस्टर, और
एक मिसेस साहू थी, वो डीजी दूरदर्शन होती थी, तो उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए गाना तो बन गया है, कविता तो बन गई है, मगर अगर आप लोग कोशिश करें तो मिस्टर बच्चन से इसको पढ़वाइए, वो बहुत बहुत तगड़ा जस्टिस होगा ये। तो उससे पहले मैं सर के साथ काम कर चुका था। आदेश जी ने पोएम कहलवाई थी मुझसे, वो उन्होंने पढ़ी थी। उसकी एक अलग कहानी है, वो ऊर्जा वाली कहानी है कि उसको पहले उसको भी सुन लीजिए, वो बड़ी अच्छी कहानी है कि उस समय उत्तराखंड में फ्लड आया हुआ था बहुत तगड़ा, और हमने एक पोएम लिखी थी। तो सर ने समय दिया कि मैं 2 बजे तक कुछ टीवी के इंटरव्यूज़ वगैरह से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद इसको डब करूंगा। तो आदेश उस समय थे, तो हम लोग 12:30-1 बजे को बच्चन सर को आना है जी। तो एक तो हमारे लिए वैसे ही आइकन जी। और ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सब बिल्कुल एकदम सजे धजे रेडी बैठे थे। हाँ। और 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, वो कुछ स्केड्यूल उनका बढ़ता गया। फोन आता रहा, फोन बराबर आदेश में करूंगा, आदेश में करूंगा। कमिटमेंट जिसको कह सकते हैं आप, कमिटमेंट कि एक जेन्युइनली उनको कहीं शूट में डिले हो रहा था, जहां वो थे, जहां एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। 12:30-1 बजे रात को वो आए और इतने फ्रेश लग रहे थे वो। सुबह 8 बजे के निकले कि उनके जो तिलक लगा हुआ था, उस पर जो अक्षत लगे हुए थे, वो भी जस के तस थे। सुबह से वो शख्स, तो उस समय मैंने ये सोचा, 2012-13 की बात है, मैंने कहा देखो क्या मतलब 70 साल का व्यक्ति है, सुबह 8 बजे का निकला हुआ है और रात 12 बजे स्टूडियो में एंटर हो रहा है, और माथे पे शिकन नहीं है कि अरे यार छोड़ो यार अब कल करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह हुआ था कि सब लोग उन्हें कॉल कर रहे थे, मिनिस्ट्री से मेल जा रहे थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, केबीसी शूट कर रहे थे। तो हुआ ये कि कोई 10-12 रोज गुजर गए, और उस मेल चेन में मैं देख रहा हूँ, मैं भी था, डीजी, सीईओ प्रसार भारती, मिनिस्टर, सब थे उसमें। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखिए आप एक काम कीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हो सकता है कि बिजी हो, नहीं कर पा रहे हों, हम लोग प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि ये तो एक कर्टेसी वो है सर्विस, वो हम लोग उनको क्या देंगे इसके लिए। अचानक गणेश चतुर्थी के दिन मेरे मन में ऐसे ही आया कि अब कर तो है नहीं रहे, तो उन्होंने डीजी दूरदर्शन ने मुझसे कहा कि आलोक क्या कर सकते हैं। और तो मैंने कहा कि मैं सोनू भाई से बात करता हूँ, सोनू निगम जी से, वो गा देंगे और हम लोग उस पर आप लोग कर लीजिएगा वीडियो वगैरह। सोनू जी से बात की तो सोनू जी तुरंत तैयार हो गए, ठीक है आ जाओ, कब है रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ फिक्स हो गया। गणेश चतुर्थी का दिन था, सुबह मैं पूजा वगैरह करके उठा, और मेरे मन में ऐसे ही आया कि अब जब सब वाइंड अप हो ही रहा है तो एक प्रयास मैं भी करता हूँ। हाँ जी, हाँ। तो ये सारा चेन, अब देखिए हिंदी की ताकत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सारी जो मेल चेन चल रही थी, जिसमें 15-20 मेल हो चुके थे जी। मैंने उस मेल चेन को खोला और उसमें लिखा कि मैंने हिंदी में, हाँ जी, मैंने बचपन से, और मेरे जैसे और कई युवाओं ने बचपन से सिर्फ 2 ही चीजें देखी हैं, एक दूरदर्शन, दूसरे अमिताभ बच्चन। वाह। हाँ। और अगर ये दोनों का मणिकांचन संजोग हो जाए तो हमारी कितनी ही पीढ़ियां इस कविता को गाएंगी, गुनगुनाएंगी, पढ़ेंगी जी। तो एक कवि का, एक कवि पुत्र से ये निवेदन है कि उसके इन अकिंचन शब्दों को अगर आप आवाज दे दें तो ये एक इतिहास में तब्दील हो जाएगा। ये आपने ईमेल लिखी? ईमेल लिखी, वो हाँ। ईमेल है मेरे पास अभी। अच्छा। उसका भी कोई जवाब नहीं आया जी। मैं अपने बॉम्बे गया और सोनू भाई के साथ मैंने उसको रिकॉर्ड किया गाने। तो जैसा आजकल सोशल मीडिया की थोड़ी सी, तो मैंने वो सोनू भाई और मेरी फ़ोटो जो है ट्वीट कर दी। अब वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं जी। तो सौभाग्य हमारा जी। सिद्धार्थ बासु साहब का फ़ोन आया, आलोक तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं बम्बई में हूँ, और वो जो गीत, अच्छा उसमें सिद्धार्थ बासु भी थे उस मेल में जी। तो मैंने कहा वो जो गीत था वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम केबीसी के सेट पे आ जाओ, एबी भी हैं, उनसे भी मिल लोगे और मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, गाड़ी भेजी, मैं केबीसी के सेट पर चला गया। तो जैसे ही ब्रेक आता है तब मिलते थे वो, तो ब्रेक आया तो हम लोग गए,
कि आलोक आया है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, अब देखिए मैं जो बात कह रहा था कि बड़ा व्यक्ति बड़ा ही होता है, भाई हमने आपका वो काम कर दिया। तो मैं एकदम हतप्रभ और भावुक, कह रहे अच्छा। अब हम कल्पना ये कर रहे थे कि वो अपनी आवाज दे देंगे, हम उस पर विजुअल्स लगा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, उन्होंने वो मेरा मेल देखा। मेरा मेल देखने के बाद जो रोहन विनायक हैं म्यूजिक डायरेक्टर, उनको बुलाया गणेश चतुर्थी के ही दिन। उनके घर के स्टूडियो में उन्होंने अपनी वॉइस डब की, उनको दी कि इस पर म्यूजिक करना है, इसकी वॉइस करनी है। नेक्स्ट डे केबीसी के सेट पर आए। सुबह से रात 12, जो मुझे बताया गया, सुबह से रात 12 बजे तक उन्होंने केबीसी शूट किया एंड देन 1 घंटे का ब्रेक लिया और फिर उसके बाद उसी पोयम पर वीडियो शूट किया। और उसके बाद कहा ही होगा, ऐसा मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि भाई उसको बुला लो, बताना मत, बहुत छटपटा रहा था, बहुत मेल पे मेल आ रहे थे। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि मतलब इससे बड़ा सौभाग्य आपका और क्या होगा कि जिन्हें देख देख के आप घर से निकले कि यार कभी ये हमारे लिए हमारा लिखा पढ़ें, वो हमें सरप्राइज दे रहे हैं। तो मतलब पढ़ तो रही हैं। वो आप थोड़ी पंक्तियां हमारे लिए। तहजीब का मैं आईना हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। उसकी अंतिम पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब चांद पे पाँव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, संकल्प नया दोहराना है, एक नया सवेरा लाना है, न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। वाह, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। वाह, ये हमने भी बहुत देखा है जी। वाह, क्या लिखा है आपने। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। ऐसे बताइए ना और कुछ। तब तो मुझे लगता है ये लंबा चल जाएगा इंटरव्यू। चलने दीजिए। एक किस्सा, वो किस्सा भी बहुत सिखाने वाला था। और वो किस्सा यूँ था कि बहुत बचपन में ये धुन थी कि कभी जगजीत जी गाने हम सुना करते थे उन्हें, और साहित्य कविताओं की किताबें और सब अपने सीनियर्स को पढ़ा करते थे। तो जिस उम्र में मतलब लोग अपने सितारों को देखने जाते हैं, हम जगजीत जी से मिलने गए थे जी। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसकी बहन वहाँ रहती थी। अच्छा। वसई में। अच्छा। तो रुकेंगे कहाँ, तो उसे ले गए थे साथ में। जी। तो रोज़ वसई से जाते थे वेस्टर्न। अच्छा, कोई पता ठिकाना नहीं था। ट्रेन से? हाँ, विदिशा से, भोपाल से ट्रेन से गए थे। हाँ। और बस ये था कि या तो पंकज उधास साहब मिल जाए, क्योंकि गज़लें कहते थे जी। तो मन में लगता था कि या तो ये गा दें, क्योंकि यही हमारे आइकन हैं दो भारत के गज़ल गायकी के। तो या तो ये गा दें या कहीं ऐसी किसी बड़ी मैगजीन में छप जाए। तो उस समय मिशन ये था कि जगजीत जी से मिलना है जी, पंकज उधास साहब से मिलना है। तो गए तो अपने एक दोस्त को साथ ले गए, वो भी बहुत बड़ा फ़ैन था पंकज भाई का और जगजीत जी का। तो वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में पहुंचे तो पता चला कि वो तो हैं, वो तो कहीं बाहर कॉन्सर्ट पे गए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, गए हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। मैं वहाँ बैठ गया। ये बात है 1993-94 की ऑलमोस्ट। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर नहा धो के कंघी वंगी करके बढ़िया से फिर पहुँच गए। तो दमन सूद ने हमको बुलाया कि देखो तुम्हारे बैठने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो शहर में है ही नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ, वो जब शहर में लौटेंगे, मुझे कोई और काम तो है नहीं कि कहीं जाना है, किसी स्टार का मकान देखना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तीसरे दिन मेरा जो दोस्त था, उसका जो धैर्य था वो जवाब दे गया, वो भाग गया। अच्छा। तीसरे दिन फिर मैं अकेला आया। फिर वही बात हुई। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो वो वेस्टर्न आउटडोर फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था। तो मैं नीचे सीढ़ियों में जाके, एक बड़े पाव की दुकान थी, वहाँ किनारे पे बैठ गया, बैठा रहता था। फोर्थ डे उनको, वो जो लड़का काम करता था, उसने बताया कि वो आज भी बैठा हुआ है। तो उन्होंने, उनको दया आई, उनका भाई आओ चलो ठीक है। बुलाया मुझे, कहा कि
देखो ऐसा है, मेरी बात हो गई जगजीत से, वो फ़ोन का ज़माना था, जी, पेजर जी। मोबाइल तो कुछ था नहीं। जी जी। और वो ना वो कह रहे हैं अभी तुम अपनी पोएम्स रख दो और चले जाओ, वो जब भी आएंगे तो देख लेंगे। मैं कहा वो आएंगे कब, ये बताओ आप तो। जाना तो मिलके ही है, कमिटमेंट। कमिटमेंट, हाँ। जाना तो मिलके ही है। चले अभी 2-1 रोज़ लगेंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं फिर नेक्स्ट डे पहुँच गया। उस दिन उन्हें आना था जी। जो मुझे बताया नहीं गया था। तो बस वही दोपहर के वक्त, अच्छा उस दिन फिर उन्होंने मुझे जो उनका जो वो था रिसेप्शन था, वहाँ बैठने से नहीं रोका। अच्छा। हाँ, 2 रोज़ मैं नीचे बैठा आप रहा। रेगुलर हो गए थे ना अभी हफ्ता भर से। हाँ हाँ। फिर उन्होंने ये आए दोपहर में दम, और हाँ तुम हो आलोक? उनके जी, एकदम खबर पहुंच गई थी कि ये बैठा हुआ है 4-5 दिन से। जी मैंने कहा मैं ही हूँ, चलो आओ। तो अंदर ले गए, हारमोनियम खोला। अब मैं सामने बैठा हूँ, जैसे आप बैठी हैं बीच में हारमोनियम रखा, हाँ सुनाओ। तो मैं ना उनकी ये गज़ल पे जो मैंने गज़ल कही थी वो उन्हीं की तर्ज पे गा के सुनाने लगा। अच्छा अच्छा। गाओ नहीं, सुनाओ, गाने का काम मेरा है, सुनाना है। हाँ। तो मैंने सुनाया, तो जाहिर बात है कि उस वक्त दैट टाइम आई वाज जस्ट 23-24 इयर्स ओल्ड बॉय। अरे इसमें तो बड़ी खामियां वाकई थी। अच्छा। आज भी मैं देखता हूँ तो मैं कह रहा क्या पागलपन था, मैं इतने बड़े आदमी को क्या सुना रहा था। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि देखो थोड़ा बहर बहर सीखो, उर्दू वगैरह सीखो, ज़बान सीखो। डॉक्टर बशीर बट साहब हमारे भोपाल में हुआ करते थे, मेरे गुरु उस्ताद की तरह। तो उनसे जाके थोड़ा कुछ तालीम लो फिर आना। तो ये बात है 94 की, और फिर मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। एंड कट टू 1997 मुंबई में भाईदास हॉल, आपने शायद देखा ही होगा, वो मेरी गज़ल गा रहे थे। वाह। और मैं, उन्होंने फर्स्ट रो में मेरे लिए सीट बुक कर रखी थी, मैं लास्ट रो में बैठा हुआ था। और बस वहाँ से फिर कहानी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद तो सब चीज़ें। उस गज़ल का कुछ वो था कि मंजिलें क्या हैं, जी, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह वाह। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तुम हमारे करीब बैठे हो, आप जैसी कोई विदुषी पास बैठी हो तो फिर क्या करना है। तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। चांदनी आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। वाह वाह वाह। आलोक जी अभी मैं पूछूंगी नहीं, आप हमारे राम के बारे में बोलिए। ओह, हमारे राम तो हमारे राम, हमारे राम मुझे लगता है मेरे जीवन में, लेखकीय जीवन में एक प्रसाद की तरह है, जिसने बहुत कुछ, मतलब जैसे एक लेखक को चाहिए होता ना, लोकप्रियता कह लीजिए, या कहिए कि उसको एक संतुष्टि कहिए, तो एक उस एक महानाट्य में ने बहुत कुछ दिया। और आपको मैं बताऊं, सबका ये मानना है, जो उसके निर्माता हैं राहुल बुच्चर, जो राम बने हैं, उनका भी ये मानना है, मेरे अग्रज बड़े भाई की तरह बिल्कुल आशुतोष राणा जी का भी ये मानना है, उसकी जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेकंड प्रोड्यूसर हैं श्वेता बुच्चर, जो राहुल की वाइफ भी हैं, उनका भी, गौरव भारद्वाज, सब लोग, हम लोग सब लोग, मतलब मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ इस बात को कि इतने चेंजेस हमने देखे अपनी अपनी लाइफ में। अच्छा। और मैंने तो एक इतना बड़ा मिरेकल देखा कि वो पूरा शो लाइव है, आपने तो देखा है वो शो, जी। और सारे संवाद उसके लाइव हैं जी। 3 घंटे का वो शो है। हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं सब जी। वो क्या तुम्हारा संवाद था, क्या डायलॉग था, उसे डायलॉग याद नहीं आया। ऑफ स्टेज। वाह। और जैसे ही वो 27 मिनट का सीन है वो जी, जो रावण के स्वप्न में राम आते हैं। जी। आपने शो देखा है? यस। हाँ जी। तो वो सीन आप बताइए, कितने लंबे लंबे संवाद हैं दोनों के,
आशुतोष राणा जी के और राहुल बच्चर जी के। जी। लेकिन अगर आप उनसे ऑफ स्टेज पूछ लेंगे तो हो सकता है वो पढ़ भी दें, दक्ष अभिनेता हैं दोनों, लेकिन ये हो चुका है। उसके बाद उसके गीतों का जो सिलसिला रहा कि तब तक हमारा शिव तांडव बिल्कुल अपने उस पर था, हिंदी भावानुवाद उसका। तो भैया ने मुझसे कहा कि छोटे भाई मैं चाहता हूँ ये जो दशानन की एंट्री पर तुम 4-5 कुछ पंक्तियां लिखो। राहुल बच्चर भी बैठे थे, कहले भैया बहुत अच्छा होगा। और शिव तांडव स्तोत्र तब तक तय हो चुका था कि शिव तांडव स्तोत्र उसमें जा रहा है। तो ने कहा कि शिव तांडव स्तोत्र का कुछ लीजिए, कहले नहीं वो दशानन का होना चाहिए। तो वो एक 4 लाइन से वो कहानी शुरू हुई थी कि दिशाओं की धक धक दशानन दशानन, पराक्रम का मानक दशानन दशानन। कैलाश जी ने गाया भी बहुत अद्भुत है वो। तो वहां से शुरू होते होते वो 7.5 मिनट का गाना बना। और वो आज भी मतलब सोशल मीडिया पे जो रील्स उसकी डलती हैं वो सर्वाधिक, और उसका पूरा नरेशन जो है हमारे राम, दरअसल राम का जो कैरेक्टर है वो जो हम गुरुदेव भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो ये कहीं ना कहीं राम के जिस तरह के कैरेक्टर, जो राम का एक पूरा समन्वयकारी, समवेत, सबको लेके चलने वाला, जो उस युग में रहे होंगे, कॉम्प्लेक्सेस रहे होंगे, डिफरेंसेस रहे होंगे, उसको राम ने किस तरह से समाहित किया, वो पूरा महानाट्य उस पर है। उसके बाद आपने देखा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब तक रावण को जिस तरह दिखाया गया, बस वो हा 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 कर रहा है असुरों की तरह। रावण की अपनी एक बहुत बड़ी पटकथा थी जी। राम उसमें संवाद है कि जिस तरह एक किसी कथा में नायक की भूमिका होती है, उस कथा को आगे बढ़ाने में खलनायक की भी उतनी बड़ी भूमिका होती है। तो नायक जहाँ होता है वहाँ खलनायक, तो रावण का जो पूरा चरित्र चित्रण उसमें है कि किस तरह उसके और जो पक्ष जो अब तक नहीं सामने आए थे, जो पीछे काम रामायण पर हुआ हमारे इस महानाट्य के जरिए, तो वो चीज़ें और जिस तरह से उसको लोकप्रियता मिल रही है लोगों की, इतने वर्ष हो गए, 1.5 वर्ष में उसके 200 से ज़्यादा आज तक की हिस्ट्री है रंगमंच की। आप तो खुद इतना ही कलाधर्मी और इतना सब जानती करती हैं, लेकिन आपको कोई नाटक ऐसा सुनाई नहीं दिया होगा जिसके 1 वर्ष में 200 के करीब मंचन होने जा रहे हैं और इतने भव्य स्तर पर वो हो रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आशुतोष राणा जी ने और राहुल बच्चर जी ने मुझे उसके गीत लिखने का मौका दिया, और जब वो नाटक आकार ले रहा था तो मुझे कुछ कहने और उसको उन्होंने सुनने का अवसर दिया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। क्या लिखा है आपने उसमें। एक्चुअली मैंने जो शो देखा था वो तो ऑलमोस्ट 4 घंटे चला था जी। 2:05-7 पे शुरू हुआ एंड ऑलमोस्ट 6 बजने में 5 मिनट थे। जी। और ब्रेक भी वो लॉ लग गई होगी उन लोगों की, वो 3 घंटे 20 मिनट का है। अच्छा। तो हम लोग कहते हैं अक्सर कि आज हमारी लॉ लग गई। अच्छा। तो वो जब लॉ लग जाती है तो आधा घंटा स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हर आर्टिस्ट अपना टाइम लेने लगता है, वो अपने किरदार को जीने लगता है। जी। इसमें एक गीत है, सोनू निगम जी ने गाया है जी। और हम लोग जिस बात से शुरू हुए थे, आपने एक बात कही थी कि हम सब एक पात्र को अभिनीत कर रहे हैं जी। हाँ, तो उसमें गीत है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। जो लवकुश जब आते हैं, क्योंकि पूरा वो बैकग्राउंड में है जी जी, फ्लैशबैक में है। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है। मैंने उसमें एक टेक लिया है कि रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, वो कथानक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कथा है कथा है कथा, कथानक नहीं है। जो कथानक नहीं है परम सत्य है, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। राम क्या है, स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है, स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है, विधाता है, निष्काम है। राम क्या है, विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं, सिनोनिम्स है ही नहीं उनका। राम का कोई पर्यायवाची नहीं,
राम जैसे तो केवल प्रभु राम है, वाह वाह। हम उन्हीं राम को गुनगुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। वाह। तो उसका काम करते हुए तो जिसको कहते हैं कि लेखकीय संतुष्टि जी। वो आई, और उसके बाद जो काम हुए वो तो अद्भुत ही हुए। वाह वाह। और आपने जो शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में क्या कहें उसको, क्या किया? वो भावानुवाद की कहानी भी जी, ऐसी ही है जी। जैसे हमारे राम की है। आशु भैया का आदेश था, तो यूं कहूँगा कि वो आशुतोष का आदेश था। जी उन्होंने निमित्त बनाया हमारे बड़े भाई आशुतोष को, जी और अपना जो शिव तांडव स्तोत्र जो रावण द्वारा विरचित है जी संस्कृत में, वो लाखों करोड़ों कंठ तक पहुंचे, जी। इसलिए मुझे अकिंचन से आलोकित करवा लिया वाह हिंदी वाह में। तो वाह, मैं वाह। हमेशा यही कहता हूँ कि वो तो दो आशुतोषों का उस पर वो है। तो जाहिर है आप उसकी कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगी, जी जी तो वो जी। मैं आपके कहने से पहले सुना दूं कि उसमें उद्देश्य जो था वो यही था आशुतोष राणा जी का कि देखो छोटे भाई, ये सब लोग पढ़ते हैं जटाटवी गलज्ज्वला जी प्रवाह जी पावस्थले, लेकिन इसके भाव को कोई समझ नहीं पाता। जी। ये कितनी बड़ी स्तुति है, कितनी बड़ी शिव वंदना है। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये सामान्य कंठों तक पहुंच जाए, जो जो शिव भक्त तो हैं जी पर उतने नहीं है कि वो संस्कृत को समझ सकें बड़ा। जी तो उस उद्देश्य से उसका भावानुवाद उसी मीटर में किया था जी। जो शिव तांडव स्तोत्र का मूल मीटर है। मूल मीटर। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं। उनकी कृपाएं हैं जो हम लोग कॉन्शियस हैं, हम लोग जीवित हैं, हम सोच पा रहे हैं। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है, वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब इसमें भी एक मैं जो कहता हूँ हमेशा कि ये भी एक तरह से एक रोशनी थी जो आई थी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आए इसमें जिनके अर्थ ही मुझे नहीं पता थे। जी जी। जैसे वो श्लोक है प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर। तो अब ये प्रलीन शब्द जो था, जब मैं लिख रहा था तो मुझे इसके अर्थ नहीं पता थे, मैंने जीवन में कभी सुना नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में इसको कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये साउंड अच्छा कर रहा है तो इसे अभी रख लेता हूँ, बाद में विद्वानों से पूछूंगा बदला अगर तो इसको बदल दूंगा। बदल देंगे। हाँ। लेकिन पता चला कि प्रलीन का अर्थ होता है आकंठ डूबा हुआ, और वहां वो उसी शब्द की आवश्यकता थी। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवो, तरल अनल गगन। अब शिव क्या है? तो जब 17 श्लोक पूरे हो गए 18, तो लगा कि शिव एक अद्भुत हमारी पूरी सनातन सभ्यता का एक अद्भुत देवता है। इतने सारे मैसेजेस हैं उनके सामने। शिव परिवार को अगर आप देखें तो शिव जी के कंठ में नाग हैं जो कि घोर शत्रु हैं जी। हाँ, मोर और वो जी। ठीक है, और कार्तिक जो बैठे हुए हैं उस पर, मूषक वहां बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन आप जब शिव परिवार को देखेंगे तो आपको भरा पूरा एक परिवार दिखेगा, जिसमें कुछ अगर वो ये संदेश देते हैं कि मतभेद कर लेना, मन भेद मत करना, मन में भेद मत लाना, मतभेद हो सकता है, मन भेद ना हो। फिर शिव ये भी संदेश देते हैं कि तुम मुझे जिस तरह स्वीकार कर लोगे जी, जरा सा एक लोटा जल से आचमन वो कर दोगे, अभिषेक कर दोगे तो उतने में ही मतलब वो भोले भी हैं जी और भाले भी हैं जी। संहार भी उनके पास है जी, और विस्तार भी उनके पास है, जन्म भी उनके पास है। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं।
वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वाह। आलोक ने रख दिया, आलोकेश्वर हो गए। पीपल के नीचे बैठा दीजिए, पीपलेश्वर हो जाएंगे। राम ने इतनी श्रद्धा से उनको बुला लिया, रामेश्वरम हो गए। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए, जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे। जहां सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिवम। वाह 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 वाह। आज ये सुन के ऐसे कोई शब्द नहीं है। तो ये मैंने सोचा नहीं था, पर अब मैं थोड़ा प्रेरित हो रही हूँ, आप सामने बैठे हैं तो मैं सोच रही हूँ, मैं आपको एक एक वर्ड देती हूँ, एक एक शब्द। हाँ, आप उसके लिए मुझे एक शब्द दीजिए, रैपिड फायर। अरे इसमें मैं बहुत कमजोर हूँ, चलिए बताइए। क्या आप कहाँ से कमजोर? सृष्टि, जनक, ब्रह्मांड, अलौकिक, जीवन, मरण, मृत्यु, सत्य, प्रकृति, जीवन, प्रेम, श्वास, भक्ति, समर्पण, शक्ति, साहस, मुक्ति, सत्य, राम, सीता, महादेव, पार्वती, सनातन, सभ्यता, भारतवर्ष, विश्वगुरु, कविता, भाव, भाव, कविता। बहुत अच्छा था ये। सत्य, सत्य, सत्य तो सत्य है। ज्ञान, आवश्यक, गुरु, परम आवश्यक। इस परम आवश्यक मोड़ पे ये गुरु की धरती है। देखिए, अब हम दोनों की आंखें सजल हो गई। हाँ? इसका ये मतलब है कि हम दोनों ने जो भी हमारी जिह्वा पर आकर बैठा वो सत्य था। जी जी। आलोक जी, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। ये हमारे छात्रों के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के सभी लोगों के लिए ये संवाद बहुत 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 सालों तक प्रेरणा देगा। इस पर हम लोग शायद पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आप समक्ष हैं इसलिए आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यह आपने बहुतेरे बार देखा होगा। हम फ्लाइट में जा रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, हम किसी यात्रा पर हैं, हमारे समक्ष एक व्यक्ति या एक कोई स्त्री बैठी है, उसने जीवन में हमारी कोई हानि नहीं की, पर हमें लगेगा कि या तो इसको यहाँ से हटवा दें या हम खुद यहाँ से हट जाएं, ठीक है। और अचानक जीवन में कोई ऐसा मिलेगा कि हमें लगेगा कि जब हम चाय की पहली चुस्की लें तो उस कप को थोड़ा उधर सरका के पूछें, आप चाय लेंगे? तो ये आपके व्यक्तित्व का आलोक है कि जिसकी वजह से देखिए इतनी लंबी चर्चा। हम लोग तो प्लान किया था कि 15-20 मिनट 25 मिनट बात करेंगे, और कितनी देर से हम लोग, और अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और फ्लाइट को जो है वो डिले हो जाना चाहिए। तो ये आपके व्यक्तित्व का कि वो है आभा है। आपने हमें बहुत दिया है इन दिनों में, और इतने बड़े दिल से दिया है कि आपने कहा ना कि जो बड़ा होता है बड़ा ही होता है। आपके बारे में यही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, और श्री श्री यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार का बहुत आभार। और मैं फिर पुनः आपके सामने कैमरे पर कह रहा हूँ, आप जब आदेशित करेंगी मैं अशर्त
आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा। जल्दी ही आइए। नमस्ते। नमस्कार।